सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज ट्यूसडे है, 25 नवंबर 2025 है। और थ्योरी ऑफ सप्रेशन चलेगी, डॉक्टर प्रफुल्ल सर के द्वारा दिया गया लिटरेचर है भाई, जैसा अक्सर हम बात करते हैं हर एक डिस्कशन से पहले। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चार्ट ऑफ 7 लेयर सेपरेशन करके चैप्टर है ये 4th। और चैप्टर 4th पे हम पेज नंबर 40 पे हैं। हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट लेयर के डिजीज, सेकंड लेयर के डिजीज कैसे सप्रेस होकर आते हैं, फिर कैसे सेकंड थर्ड में जाती है, कैसे थर्ड लेयर या थर्ड स्टेज के डिजीज फोर्थ लेयर और फोर्थ डिजीज स्टेज ऑफ डिजीज में पहुंचते हैं। तो हल्का सा एंट्री ये बता दी थी सर ने कि भाई जिस बंदे को बैकएक जॉइंट वगैरह बेटर हो जाए, लेकिन उसको सिर दर्द रहने लगे, सांस फूलने लगे, घबराहट होने लगे, ऐसा कुछ होने लगे, बैकएक तो चला गया। तो अब ये आप समझिए कि ये पेशेंट जो है अब एंटर कर रहा है फोर्थ स्टेज ऑफ सप्रेशन में। हिसाब सीढ़ी चढ़ने पे जो सांस फूल जाता है, तो ये हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ रहा है अमित भाई। तो फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज में कह रहे हैं कि डिजीज इज सेड टू हैव रीच्ड oblique progressed to the fourth stage when affection starts manifesting in the endothelium and mesodermal derivatives। बड़ी अच्छी बात यह है डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर अमितपाल भाई, कि सरनल लेयर का भी जिक्र कर दे रहे हैं जिससे वो टिश्यू बने हैं स्टेज के साथ साथ। कह रहे हैं कि डिजीज को ये कहा जाएगा या कहा जाता है जब वो कि भाई ये फोर्थ स्टेज की तरफ प्रोग्रेस कर गए या पहुंच गए, कि जब स्टार्ट हो जाएं एंडोथीलियम और मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स जो हैं उनके अंदर मैनिफेस्टेशन आने शुरू हो जाए सिम्टम्स के। जो एंडोथीलियम और मेसोडर्मल लेयर से जो और टिश्यू बनते हैं, जब उनमें आने लगे सिम्टम्स के हिसाब से मैनिफेस्टेशन डिजीज के, तो समझ लो कि फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज का केस बनने वाला है या बन गया है। मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स आर, मेसोडर्मल लेयर से जो बनते हैं वो डेरिवेटिव जो बड़े सर मोटा मोटा बताते हैं वो ये हैं: लंग्स पेरेन्काइमा, किडनीज, मसल्स विच फॉर्म द ट्रैकिया, वो वाली मसल्स जो ट्रैकिया को बनाती हैं। एंजियोब्लास्टिक टिश्यू प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्लड वेसल्स, एंजियोब्लास्टिक टिश्यू प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। बिसाइड्स दीज ऑल द विसरा कवरिंग्स, इनके अलावा सारी विसराज की कवरिंग जैसे प्लूरा, प्लूरा पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, ड्यूरामेटर, पायामेटर, स्प्लीन, लीवर, लीवर में कह रहे हैं कैप्सूल एंड फाइब्रस टिश्यू डिजीज लीवर के, वो फोर्थ स्टेज में या फोर्थ लेयर के डिजीज माने जाते हैं। तो ऐसे सर ने एक असेसमेंट दिया थोड़ा सा। आगे कह रहे हैं कि डिजीज और सिम्टम्स विच अकर इन फोर्थ स्टेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मियाजमेटिक कंडीशन। फोर्थ स्टेज या फोर्थ लेयर के जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं डिफरेंट मियाजम के हिसाब से। मियाजमेटिक कंस्टिट्यूशन अगर सोरिक है किसी बंदे का, तो फोर्थ स्टेज के जो डिजीज आएंगे वो आएंगे एंजाइटी के रूप में, एंजाइना के रूप में, हाइपरटेंशन के रूप में, मायोकार्डाइटिस के रूप में, लिम्फेंजाइटिस के रूप में, नेफ्राइटिस, एल्वेलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरेसी। तो ये फोर्थ लेयर के डिजीज है जिस बंदे के अंदर सोरा प्रीडोमिनेटिंग है। अगर साइकोटिक मियाजम का धनी है कोई इंडिविजुअल, तो उसमें अगर फोर्थ लेयर के डिजीज आएंगे तो उनका मैनिफेस्टेशन होगा स्टीनोसिस के रूप में, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के रूप में, क्रोनिक हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, फाइलेरिया, नेफ्रोसिस, बेनाइन लंग ट्यूमर्स, ट्यूबरकुलोसिस, थिकनिंग ऑफ प्लूरा। ये साइकोटिक प्रीडोमिनेटिंग पर्सन में मिलेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। अगर सिफिलिटिक प्रीडोमिनेटिंग
कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फोर्थ लेयर के डिजीज एक्सप्रेशन देंगे वेरिकोज अल्सर के रूप में, प्रोलैप्स ऑफ वाल्व्स के रूप में, हार्ट इन्फेक्शन के रूप में, हॉजकिंस डिजीज के रूप में, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एम्फाइसीमा, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ब्रैकेट में कह रहे हैं स्पेशली लंग केविटी बन जाएगी उनमें। और एज जो प्रोन टू डिजीज होती है फोर्थ लेयर की या फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज के लिए जो प्रोन है एज के हिसाब से, तो वो 30 से लेकर के 50 साल की उम्र के बीच में जनरली ये इनका भाव देखा गया, इनका एक्सप्रेशन देखा गया फोर्थ लेयर के डिजीज का या फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज का। बड़े सर कह रहे हैं कि द पेशेंट हु इज पुट ऑन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ अबव कंप्लेंट, फॉर एग्जांपल कार्डियक टॉनिक, एंटी हाइपरटेंसिव और on combined allopathic and homeopathic treatment gradually develops diabetes और थायराइड प्रॉब्लम। तो डायबिटीज और थायराइड जो है ये एपीयूडी सिस्टम के हैं। तो अब सर ने इटैलिक्स में लास्ट में बता दिया आखिर में कि यदि इस तरह के जो पेशेंट है फोर्थ स्टेज के डिजीज के, यदि उनको ट्रीट कर रहा है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के द्वारा, किसी कार्डियक टॉनिक के द्वारा, एंटी हाइपरटेंसिव से, या कंबाइंड करके एलोपैथिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को दोनों को साथ साथ दे करके, तो फिर ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगा उस इंसान के अंदर डायबिटीज और थायराइड प्रॉब्लम। अब वो आगे डायबिटिक की तरफ बढ़ेगा। डायबिटीज और थायराइड प्रॉब्लम के संकेत आने लगे तो समझ लो कि अब वो इंडिविजुअल वो कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री कर रहा है फिफ्थ स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन की तरफ। फिफ्थ स्टेज ऑफ डिजीज में एंट्री करेगा फिफ्थ लेयर के जो एपीयूडी सिस्टम के रूप में है। तो अब कह रहे हैं फिफ्थ स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन जो आएगा। अमित भाई कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली बात ये है ना, जो जोन सा मियाज्म का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा होगा उसके डिफेंस लेगी बॉडी, है ना? हाँ, बॉडी तो लेगी अपने अपने मियाज्म के अकॉर्डिंग डिफेंस, लेकिन फोर्थ लेयर के डिजीज अपने अपने डिफेंस के हिसाब, अपने अपने मियाज्म के हिसाब से प्रेजेंटेशन अलग है। अब जैसे किसी का सोरिक पेशेंट है मान लो फोर्थ स्टेज डिजीज का, अगर ये सप्रेस हुआ, अगर इसका सप्रेशन करा तो ये फिफ्थ लेयर के सोरिक यानी कि इन्फ्लामेटरी डिजीज में जाएगा। जैसे कि अगर कंपैरिजन यही कर लो कि यदि फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज में मान लो एंजाइटी, एंजाइना, हाइपरटेंशन, मायोकार्डाइटिस है, इसको रॉन्गली ट्रीट करा तो ये बंदा बढ़ेगा फिर फिजियोलॉजिकल डायबिटीज में या थायराइडाइटिस में। अगर फोर्थ स्टेज का डिजीज साइकोटिक था, साइकोटिक प्रोन था, स्टीनोसिस था, इस्टेमिक हार्ट डिजीज या क्रोनिक हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस थी, यदि ये दबा दिया गया तो ये फिफ्थ लेयर के केस में जाएगा। मान लो साइकोटिक, अगर साइकोटिक से साइकोटिक में गया तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म या गोइटर में जाएगा। और इसका एक चांस ये भी है कि यहाँ का साइकोटिक दबा हुआ पांचवें लेयर की सिफिलिस में भी अगर जाने लगा, सिफिलिटिक भी अगर सप्रेशन हो, मतलब सॉरी मियाजमेटिक अगर प्रोग्रेशन हो रहा है साथ के साथ अमित, तो यहाँ ऐसा भी मिल सकता है कि सोरा, एक लेयर का सोरा दूसरे लेयर के सोरा में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक लेयर का सोरा अगर दबाया तो दूसरी लेयर के साइकोटिक आने लगेंगे, क्योंकि ये भी एडवांस होता है। जैसे रिवर्सल ऑफ मियाजम है, इसी तरह से प्रोग्रेशन ऑफ मियाजम भी होने के पूरे चांस है। क्या ये भी आगे बढ़, जैसे फोर्थ लेयर का चल रहा है? हाँ, फोर्थ लेयर का सोरिक सोरिक पेशेंट है फोर्थ लेयर में, हाँ सोरिक डिसीज, हाँ, वो डायरेक्ट फिफ्थ में ना जाके वो यहीं से सोरा से साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाए फोर्थ लेयर की ही डिसीज में। हाँ बिल्कुल हो सकता ये है भी मेरे भाई। पॉसिबल है। ये बहुत अच्छे पॉइंट आप क्लियर कर रहे हो सब मिलके कि ये लेयर विद इन द लेयर सपरेशन भी मिल सकता है और लेयर टू लेयर भी सपरेशन मिल सकता है। विद इन द लेयर सपरेशन इसी को बोलते हैं कि मोर इम्पोर्टेंट टू सॉरी लेसर इम्पोर्टेंट टू मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ सेम लेयर में जा सकती है पैथोलॉजी। सेम लेयर का सोरा या सेम लेयर का मियाजम, लेस एडवांस मियाजम सेम लेयर में ही
मोर एडवांस मियाजम में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सेम लेयर की जगह अमित भाई देखो बिल्कुल सेम ऑर्गन सेम टिश्यू पर ही दे रखा है। दोबारा पढ़ेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस सोरिक भी है, ट्यूबरकुलोसिस साइकोटिक भी है, ट्यूबरकुलोसिस सिफिलिटिक भी है। जब हाँ तक उसमें कफ की, जब तक उसमें ड्राई कफ और उसमें इस तरह की गहरी खांसी और बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज सोरिक। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और जब उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस आने लगे, इट हैज बिकम टू साइकोटिक। और जब वही में कैविटेशन, सर ने कहा ना कैविटी बन गई लंग में, कैविटी बन गई लंग में, ब्लड आने लगा, दैट इज सिफिलिटिक। हाँ यानी कि उसी वही चीज सोरा साइकोसिस सिफिलिस तीनों में सप्रेस होती रही है। हाँ। और एक बिल्कुल बिल्कुल ये जो है बॉस वही कल से बात चल रही है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑर्गन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू लेयर या लेयर टू लेयर या मियाज्म, चारों तरफ से सर ने बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है। सप्रेशन को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से गया है। और एक चीज और भाव आ रहा है, एक भाव और ये आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म की कोशिश रहेगी उसको एक उसी लेयर पे रोकने की। हाँ बिल्कुल शरीर की अमित भाई लेयर को क्रॉस करना नहीं चाहती बॉडी, उसी लेयर में पहले सोरिकली हैंडल करेगी, नहीं हुआ तो फिर साइकोटिकली करेगी, नहीं हुआ तो फिर सिपिलिटिकली करेगी, और अगर वो नहीं हो पा रहा है फिर भी तो फिर नेक्स्ट लेयर इन्वॉल्व होएगी। बहुत खुशी खुशी सप्रेशन नहीं करता है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ही वांट टू लिव, ही वांट टू सरवाइव। हाँ जी हाँ भैया अमित। बॉस जैसे मतलब एपिडर्मिस के लेवल पर ही होता है, स्किन के लेवल पर ही होता है। वो सबसे पहले यही करता है कि चलो हम इचिंग या हम हिस्टोरिकली हम इस तरह से इसको खुजली कर दें। फिर वो साइकोटिकली उस स्किन को ही मोटी करता है ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म को बचाकर। और फिर सिपिलिटिकली वहीं पर क्रैक या वहीं पर डिस्ट्रक्शन करता है ताकि पूरा ऑर्गेनिज्म और बचा रहे। उसी लेयर पे मैनेज करने की कोशिश करेगा पहले, जब वहां नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट लेयर पे तब कूदेगा जनरली। अमित पाल कुछ कह रहे हो? अमित पाल का कुछ भाव है? अमित पाल इसीलिए भी है कि जनरली हर डिसीज तीनों मियाज्म कवर करती है, सोरा साइकोटिक सिफिलिटिक। हाँ अभी आप देखिए जो बच्चा होता है तो बच्चे को पहले निमोनिया होता है। हाँ निमोनिया को रॉन्ग ट्रीट हुआ, फिर रॉन्ग ट्रीट हुआ, फिर वो रॉन्ग ट्रीटमेंट से कहा जाता है कि भाई अब इसको खांसी रहती है परमानेंट। हाँ फिर वो खांसी का रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ तो फिर वो पता चलता है आगे चल के फिर वो सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, कि खेलता है तो दिक्कत होती है। तो ये पहले जो है बॉडी उसी लेयर में उसको करती रहती है। हाँ डिजीज वाइज अभी अमित शर्मा ने बहुत खूबसूरत बताया स्किन को लेकर के। ऐसे ही आप निमोनिया को लेकर के ले लो। सबसे पहले क्या होता है, निमोनिया कह लो या अस्थमा कह लो, ये सब फिजियोलॉजिकल, देखो पैथोलॉजी दो लेवल पे चलती है। पहले फिजियोलॉजिकल होगी, बाद में स्ट्रक्चरल होगी। स्ट्रक्चरल दो में कन्वर्ट हो जाती है, एक्युमुलेशन में या डिस्ट्रक्शन में, इंड्यूरेशन में या डिस्ट्रक्शन में। तो ये जो थ्री डिफेंस ऑफ सेल है, थ्री डिफेंस ऑफ सेल जो है वो हर एक डिजीज में दिखेगा। जो अभी अमित शर्मा ने कहा ना कि टीबी भी तीनों रूप में मिल सकती है, सोरिक टीबी, साइकोटिक टीबी, सिफिलिटिक टीबी। ऐसे ही अस्थमा भी, सोरिक अस्थमा, साइकोटिक अस्थमा, सिफिलिटिक अस्थमा। ऐसे हर एक बीमारी के ये तीनों मियाज्म का एक एक ट्रैक, एक कोर्स पूरा करती है सप्रेस होते हुए। तो यहाँ पे बड़े सर का और एलाइड का और ज्यादा क्लियरिटी हो गई कि थ्री डिफेंस ऑफ सेल, सोरिक डिफेंस, साइकोटिक डिफेंस, सिफिलिटिक डिफेंस हर एक डिजीज में होगी। इसीलिए हर एक डिजीज सोरिक भी हो सकता है, वो साइकोटिक रूप भी हो सकता है और सिफिलिटिक रूप भी हो सकता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे टीबी हो, चाहे कुछ भी है। अमित पाल तीनों उस पे मिल सकता है स्टेज पे। अमित है अमित भाई? हेलो सर। हाँ भैया भाई जी। कोई कुछ कह रहा है? हाँ सर, अगर टीबी लंग्स में है तो तीनों में आज कवर करेगी, यही टीबी अगर ब्रेन में हुई तो केवल सिफिलिटिक है। ना 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 ना, वो तो मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट की तरफ से सोच रहे हो। अगर देखो टीबी जो है ना, जब शुरुआत होती है तो इन्फ्लामेशन होता है टिश्यू का सबसे पहले। अगर वो इन्फ्लामेशन नहीं सही तरीके से डील हुआ तो वहां फिर इंड्यूरेशन या एक्यूमुलेशन होने लगता है उसी टिश्यू पे, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो लंग का हो, चाहे बोन का हो।
जी और यदि फिर भी नहीं हुआ वो कंट्रोल, तो नेक्स्ट बढ़ेगा वो डिस्ट्रक्शन की तरफ। ओके हाँ, सर। तो ये ब्रेन और लंग को आप वैसे तो ले सकते हो मोर कि लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की टीबी मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन में पहुंच गई। जैसे स्किन पे भी टीबी हो सकती है, लंग्स में भी टीबी हो सकती है, बोन्स में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव जी सिस्टम में भी टीबी हो सकती है। तो टीबी का कोई क्षेत्र केवल लंग्स नहीं है या बोन नहीं है, लेकिन वो टीबी दो तरह से चलेगी, या तो उसी पार्ट पे ग्रुप प्रोग्रेस करेगी या वो ट्रांसफर भी कर सकती है। कहते हैं ना, जी अभी एक केस है हमारी नॉलेज में, पोर्ट्स स्पाइन का केस है। वो फिर जब आगे बढ़ता गया, नहीं कवर हुआ, तो वो लंग्स की टीबी में भी पहुंच गया, वो ब्रेन टीबी में भी पहुंच गया सप्रेशन होते होते। जी तो जब फाइनल उसका वो कराया गया डायग्नोसिस, तो वो उसको ब्रेन टीबी भी निकली, लंग टीबी भी निकली और बोन टीबी थी। समझ रहे हो भैया? तो जी सर। बेसिकली ये लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की पैथोलॉजी मोर इम्पोर्टेंट को भी कवर करती है। एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे भी अपना तीनों डिफेंस को पूरा कर सकती है। जैसे लंग्स की टीबी लंग्स में ही शुरू हुई और लंग्स में केविटी तक पहुंच सकती है, एक बात। लंग्स में जी टीबी शुरू हुई, वो ब्रेन टीबी में भी कन्वर्ट हो सकती है, जी दूसरी बात। तो ये मल्टी फैक्ट वो है, मल्टी फैक्टर फैक्ट वो है इसके फैक्ट या फेस, मल्टी एस्पेक्ट है हर चीज का। तो उसको उतने ही तरीके से हम समझ लें, हम एक सिंगल ट्रैक पे ना समझे चीजों को। मल्टी फैसेट हैं इनके, सबके वो हैं, रूप हैं सबके, प्रोग्रेशन के भी, रिग्रेशन के भी। और थोड़ी सी बात यहाँ फिर मैं बता दूं, डिजीज एक लेयर के अंदर भी रह सकता है बढ़ते हुए, एक लेयर से दूसरे लेयर में भी सप्रेस हो सकता है, और मियाजम के रूप में भी सप्रेस हो सकता है ना। तो ये बहुत अच्छा। हाँ भैया, बॉस, वो फिर आपने बिल्कुल सही जो ये बताया ना, यही सब चीजें बहुत क्लियर करके चलनी है। डॉक्टर सुगंध, मावी सर या बड़े सर कहा करते थे, ये जितनी भी आइटिस हैं, अब उसका ब्रेन टीवी का नाम शुरुआत में तो सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ही है। जितने भी इन्फ्लामेशन है, ये तो सोरिक ही है। हाँ, किसी लेयर के हों, किसी भी, जब उसके अंदर डिस्चार्जेस, उसके अंदर एक्युमुलेशन, भैया ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि सोरा टू डिस्चार्ज एक्युमुलेटरी या साइकोसिस, डिस्ट्रक्टिव सिफिलिस। हाँ जी सर। और किसी भी लेयर पे, किसी भी लेयर पे आइटिस मिलेगा तो सोरा, किसी भी लेयर पे इंड्यूरेशन मिलेगा तो साइकोटिक, किसी भी लेयर पे मिलेगा। अब जैसे कि फिफ्थ लेयर का कैसे मिलेगा ये इंड्यूरेशन, क्रोनिक डायबिटीज मिल जाएगी कि भैया, क्रोनिक जो सोरिक डायबिटीज होती है जो फ्लक्चुएट करती है, क्रोनिक डायबिटीज होती है जो कांस्टेंट हो जाती है, और सिफिलिटिक डायबिटीज होती है जिसकी लिमिट ही टूट जाती है, 400 500 600 निकलती है हमेशा, और बनी भी रहती है। तो हर एक शेड को तीनों मियाजम के रूप में हम पहचाने। ठीक है, क्वेरी है किसी और की? कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर करा अमित भाइयों ने, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाई का। और किसी को पूछना है कुछ? चलो चलिए तो, हाँ तो हेलो, हाँ जी, बस कह रहे पूछना नहीं, बस यही है कि जैसे ये सप्रेशन हो रहा है, फिर क्योर भी इसी डायरेक्शन में हमें ऐसे ही मिलेगा, इसका रिवर्स? हाँ, क्योर के रूप में भी ऐसे दिशा मिल सकती है जिगजैग वे में, और सप्रेशन में भी जिगजैग वे में मिल सकती है। तो दो तरह के सप्रेशन है, एक तो सिंगल ट्रैक सप्रेशन, एक होता है जिगजैग सप्रेशन। तो कई केस जिगजैग तरीके से, जब ये क्रोनिसिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ये ट्रैक जिगजैग हो जाता है। और जब तक ये सीधे सीधे सप्रेस हो रहा, तो ये सिंगल ट्रैक का होता है, सीधे सीधे। तो दो तरह से पैथोलॉजी मिलती है हमें शरीरों में। जो क्रोनिसिटी जिसमें ज्यादा हो जाती है दीपशिखा, वहां जिगजैग क्योर भी होता है। जी 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 हाँ जी। तो ये रिकवरी भी हमें इसी तरह से मिलेगी, आड़ी टेढ़ी होती हुई। मैं बताऊं कैसे। अभी एक अमित शर्मा ने भी एक दिन जिक्र करा था, बोरकर सर ने बताया था कि यदि किसी का कैंसर ठीक हो रहा है और उसको डिप्रेशन आ गया,
ठीक है ना। हाँ। फिजिकल कोई बॉडी पे कैंसर है कॉर्पोरियल, अगर वो रिवर्सल में जा रहा है तो माइंड पे डिप्रेशन आ सकता है। अब माइंड पे डिप्रेशन आना कुछ समय के लिए वो वे ऑफ क्योर है, जबकि हम मोटा मोटा समझेंगे ये तो कॉर्पोरियल टू मेंटल चला गया जी। लेकिन बॉडी का सिफिलिस जा करके माइंड पे साइकोटिक आया है, समझ रहे हैं ना। फिर वो डिप्रेशन जैसे जाएगा वो फिर वापस बॉडी पे कोई इन्फ्लेमेटरी आ सकता है सोरा होके। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरियल का कैंसर कॉर्पोरियल के ही साइकोसिस में बदलेगा, फिर कॉर्पोरियल के साइकोसिस कॉर्पोरियल के ही सोरा में बदलेगा, ऐसा नहीं है। ये शिफ्टिंग करता हुआ भी उतरता है नीचे। तो इसको जिगजैग रिकवरी भी देख सकते हैं हम कहीं। अगर हमें बिल्कुल क्लियर होगा तो हम अपने आप को बड़े बैलेंस में लेके चलेंगे। कई केसेस में मलिक सर के आप देखते होंगे कि मलिक हम देखते हैं यार यहाँ तो ऐसे हो गया, मलिक सर अभी भी शांत हैं, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली वो इसलिए ही हैं क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं कि रिकवरी कैसे कैसे आ रही, लेकिन वो एनालिसिस कर लेते हैं कि रिवर्सल क्योर की तरफ है, लेस इम्पोर्टेंट की तरफ है, मोर इम्पोर्टेंट से जो रिकवरी हो रही है, भले चाहे वो जिगजैग वे में हो रही है, भले चाहे वो सिंगल लीनियर हो रही है। हम लोग लीनियर को ज्यादा समझते हैं तो इसलिए हम उस जिगजैग में फंस जाते हैं बड़े उनके मलिक सर के। बॉस चाहे उसमें करें, और इसमें सबसे बढ़िया बात दीपशिका बॉस वही बात चलती है कि मोर डिस्ट्रक्टिव बॉडी को डिस्ट्रक्शन रोकना, कि उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आई हैव टू सर्वाइव। बिल्कुल। अमित पाल ने एक दो बार जिक्र करा था कैंप में, बड़े वो सर बोलते हैं मलिक सर हमारे के लाइफ आ गई भाई। हार्डवेयर भले ठीक नहीं हो रहा है, मैं हार्डवेयर तो मैं बोल रहा हूँ। अमित पाल अक्सर आप बोलते थे, बताओ क्या बोलते हैं सर केसेस में जो डिस्टोर्टेड केस है। जैसे मैंने देखा उनको कि वो जैसे पैथोलॉजी चाहे पहले मेडिसिन दी और नेक्स्ट फॉलोअप आया, हाँ तो बाकी पैथोलॉजी में उन्हें वो नहीं दिख रहा कि अभी आराम है, हाँ लेकिन वो पिछली पुरानी जब पहली बार आया था वो फोटो और जो आज आया अक्सर वो निकलवाते हैं बच्चों से कि भाई वो दिखाओ, हाँ और उसमें कि फेस में अगर लाइफ आ रही है, फेस में है, तो वो उसी मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं, मतलब अपना एसएल से प्लेसिबो से। हाँ अगर लाइफ नहीं आई है 4 महीने में, हाँ हाँ वो मेडिसिन चेंज करते हैं। हाँ। तो देखो सर ने कहाँ लगाया हुआ है, मतलब बारीकी में कहाँ पे लगा हुआ है रिंग्सला को देखने का। भाई सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आना चाहिए ना बड़े सर की, जो वो हिरार्की है उसकी रिकवरी की, सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया। लाइफ आई तो वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, और जब एग्जिस्टेंस में रहेगा तभी तो सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम करेंगे, क्यों जी। जी। तो ये ऐसे बारीकी में जाते हैं हम धीरे धीरे, और बहुत अच्छा है। ये मोटा मोटा देखते हुए बारीकी में तब एंट्री करते हैं, इस सबका ट्रैक यही है। पहले जो नए बच्चे हैं वो भी पहले मोटा मोटा देखेंगे, फिर उसके बाद फिर बारीकियां तब पकड़ेंगे। हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, हम भी मोटा मोटा समझते थे, अब बारीकियां समझ में आने लगी हैं थोड़ी थोड़ी, उनके आशीर्वाद से, मलिक सर के, बड़े सर के, है जी। तो अब हम चलते हैं 5th स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन पे, या 5th लेयर के डिजीज पे। तो जैसे बताया था कि अगर किसी में ग्रेजुअली डायबिटिक वो दिखने लगे, डायबिटीज आने लगी, अप डाउन्स होने लगी, चाहे वो पहले फिजियोलॉजिकल है चाहे थायराइड प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल ही क्यों ना हो, तो समझ लो कि वो अब एंट्री होने लगा है 5th लेयर ऑफ डिजीज में, एपीयूडी लेयर में। कह रहे हैं द डिजीज इज सेड टू हैव प्रोग्रेस टू द 5th स्टेज व्हेन अफेक्शन मैनिफेस्ट्स ड्यू टू impairment of functioning of neuroendocrine system and APUD system। बड़े सर बोल रहे हैं कि ये कहा जा सकता है, अब ये कहना होगा कि 5th स्टेज में प्रोग्रेस कर रहा है डिजीज, यदि अफेक्शंस का मैनिफेस्टेशन होने लगे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के और एपीयूडी सिस्टम के फंक्शन के इम्पेयरमेंट के रूप में। अगर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम या एपीयूडी सिस्टम की फंक्शन डिस्टर्ब होने लगे तो समझ लो कि 5th लेयर इन्वॉल्व होने लगी।
APUD system, APUD stands for amine precursor uptake and decarboxylation system. These are isolated groups of hormone secreting cells, not restricted to endocrine glands only. ये जो APUD है, ये एमीन प्रिकर्सर अपटेक एंड डिकार्बोक्सिलेशन सिस्टम जो लिया गया है, ये आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं. ये वो वाली सेल्स हैं जो न्यूरोएक्टोडर्म से डिटैच होकर के हर एक ऑर्गन में ये एस्टेब्लिश हो जाती है, चली जाती हैं ये. तो ये जगह जगह मिलती हैं, न्यूरोएक्टोडर्म से ही बनती हैं ये. और ये बेसिकली नर्व उससे रिलेटेड है न्यूरोएक्टोडर्मल टिश्यू के रूप में. तो ये आइसोलेटेड ग्रुप होती हैं सेल्स का, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स का. और ये बेसिकली नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली. ये केवल एंडोक्राइन ग्लैंड में ही नहीं मिलती. दे आर वाइडली स्कैटर्ड इन मैनी टिश्यूज. जैसे एड्रिनल, उसमें है, एड्रिनल ग्लैंड में है जी. और तो दे आर वाइडली स्कैटर्ड इन मैनी टिश्यूज. दे सिंथेसाइज पेप्टाइड्स which act as hormones और न्यूरोट्रांसमीटर. किडनी में नहीं है, किडनी में भी तो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन वगैरह, वहां भी यही सेल करती हैं. तो हर एक ये अलग अलग टिश्यू में स्कैटर्ड रहती हैं और ये वहां पर उसके अनुरूप पेप्टाइड्स का सिंथेसिस करती हैं जो कि हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है. तो ये 5th लेयर ऑफ डिजीज में इस तरह से APUD सिस्टम इन्वॉल्व होता है. कह रहे हैं APUD सिस्टम सेल्स और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है. पहली है न्यूरल क्रेस्ट से जो ओरिजिन हो रहा है जिनका. दूसरा जो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन APUD सेल्स हैं. और तीसरी हैं थर्ड हैं ये APUD सेल्स ऑफ डिस्प्यूटेड ओरिजिन. कुछ डिस्प्यूटेड ओरिजिन की भी है. तो जो पहली है न्यूरोक्रेस्ट ओरिजिन, जो न्यूरल क्रेस्ट से बनती है, जो न्यूरल क्रेस्ट से डिटैच होकर के जो सेल टिश्यूज में जाती हैं, कह रहे हैं दैट इज अफेक्शंस ऑफ द थायराइड, एड्रिनल मेडुला, ब्रैकेट में कह रहे हैं सिक्रेटिंग एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन. डर्मिस में ये मेलानोब्लास्ट के रूप में रहती हैं. यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट सिक्रेटिंग 5-हाइड्रोक्सी ट्रिटामीन. तो ये न्यूरल क्रेस्ट से जो ओरिजिन होती हैं, इनके जो अफेक्शन बताए गए हैं, ये थायराइड बताया, एड्रिनल मेडुला बताया, डर्मिस बताया और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट सिक्रेटिंग 5-हाइड्रोक्सी ट्रिटामीन के रूप में ये वहां अफेक्शन दिखता है इनका. जो दूसरा बता रहे हैं न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन APUD सेल्स जो हैं, दैट इज अफेक्शंस ऑफ, इनमें के अफेक्शंस जो मिलेंगे वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होंगे. तो वहां ये सेल इन्वॉल्व हैं. पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी में भी कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, इनके अंतर्गत आते हैं न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन APUD सेल्स के. अब तीसरी टाइप जो बताई है APUD सेल्स ऑफ डिस्प्यूटेड ओरिजिन, जिसका ओरिजिन क्लियर कट नहीं है, डिस्प्यूटेड ओरिजिन कह रहे हैं दैट इनके जो अफेक्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे पैंक्रियाज, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेटिंग इंसुलिन, डायबिटीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं ग्लूकागोन, एनकेफेलिन, मोटिलिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, न्यूरोटेंसिन, सिक्रेटिन, ANF यानी कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एक्सेट्रा. ये तीसरी कैटेगरी है. तो ये APUD सिस्टम की सेल्स 3 तरह से कैटेगराइज करी. डिजीज और सिम्टम्स विच अकर्स इन 5th स्टेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट मियाजेमेटिक कंस्टिट्यूशन. डिफरेंट मियाजेमेटिक कंस्टिट्यूशन में 5th लेयर के डिजीज या 5th स्टेज के डिजीज किस तरह से सिम्टम अलग अलग देते हैं. कह रहे हैं सोरिक इंडिविजुअल अगर है तो वो 5th लेयर का डिजीज को एक्सप्रेस करेगा डायबिटीज और थायराइडाइटिस के रूप में, यानी कि फंक्शनल डायबिटीज कह सकते हैं इसको.
डायनेमिक डायबिटीज कह सकते हैं इसको अभी, ऐसे थायराइडाइटिस। साइकोटिक अगर इंडिविजुअल है उसके 5th लेयर के डिजीज रिप्रेजेंट होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के रूप में, गोइटर के रूप में। यदि हमारे सामने कोई केस आ रहा है गोइटर का, हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो समझ लो कि ये 5th लेयर का डिजीज है और बंदा है साइकोटिक में इस समय। सिफिलिटिक इंडिविजुअल अगर है तो उसमें 5th लेयर के डिजीज दिखेंगे ल्यूकोडर्मा के रूप में, डिस्ट्रक्शन होता है जैसे कि डर्मिस में। एज प्रोन है इसके लिए 40 ईयर एंड अबव। ये 5th लेयर के डिजीज जनरली 40 ईयर के बाद, ये 40 ईयर या 40 ईयर से। अब कल शायद अमित शर्मा बात कर रहे थे कि यही डिजीज यदि ल्यूकोडर्मा जैसा 10 साल के बच्चे में आ गया तो वो बच्चा पीछे से कितना जबरदस्त प्रोन होके आ रहा है, जो सीधे एंट्री मार रहा है 5th लेयर में, पहली बात। और 5th लेयर के भी सिफिलिटिक जोन में। तो अब आप उस बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बड़ा डिस्टरबेंस है पीछे से, वो कितना सिफिलिटिक फैमिली से आया पीछे से लेकर के, या सिफिलिटिक मियाजम के में कन्वर्ट होके आया हुआ है, उसकी सीरियसनेस को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। हाँ जी। बस वही बात है कि मतलब फिर हमें उस बच्चे के अंदर जैसे बात आई ना, तो एकदम से डिस्ट्रक्टिव रूब्रिक्स और डिस्ट्रक्टिव चीजें छोटे बच्चे के अंदर भी डिस्ट्रक्शन ही मिलेंगे। हाँ। अभी एक केस मेरे पास चल रहा है, तो उस बच्चे को दौरे पड़ते हैं। इस टाइम के दौरे वो साइकोटिक या सोरो साइकोटिक हो सकते हैं, बहुत सारे सिफिलिटिक नहीं होते। लेकिन जब उसकी बाकी सब चीजें हमने पूछी तो पहले क्या करता था, वो 5 या 6 बार शुरुआत से उसके हाथ में माचिस और लाइटर ही रहता था। मतलब वो 4-5 बार आग लगा चुका। अब वो घर को फूंक देगा, ये खुद को फूंक देगा, तब थोड़ी मैं उसको दवाई दे दूंगा। लेकिन उसके अंदर एक डिस्पोजिशन शुरू से ही आया, दैट इज क्या कहते हैं, डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर। ये सिफिलिस है। कमल भैया ने या उन्होंने बहुत सारी बच्चा बड़े सर ने या उन्होंने बताया था कि ये क्या कहता है, ये बच्चा एक तरफ बैठा रहता है जी और कागज से खेलता है। तो सर ने पूछा ये कागज से करता क्या है? ना कागज को मोड़ तोड़ के नहीं करता, कागज काटता, उसके बड़ी बड़ी टुकड़े करता। अबे भैया ये तोड़ रहा है, ये काट रहा है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब इसके अंदर डिस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्कुल, उससे उसकी हरकतों से समझ में आ जाता है कौन सा मियाजम चल रहा है जी। तो इसका मतलब बॉडी में हमारे को, अगर 10 साल के बच्चे को हमारे को दिख रहा है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो फिर हमें डिस्ट्रक्टिव रूब्रिक्स मिलेंगे। मेलेनोसाइट डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसका, तो उसे ये समझो कि इसमें जो पैथोलॉजी आने वाली है वो भी डिस्ट्रक्टिव ही आने के चांस है। आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ। इसलिए पूछा जाता है कि फोन तो सभी बच्चे देखते हैं, पर फोन में वो क्या देख रहे हैं वो ज्यादा क्या देख रहे, सही बात है। हाँ, अरे हम देखो याद करें, सर को किसी ने कहा कि ये वो लिखती है पोयम, या पोयम का शीर्षक क्या था? सरकटी सिरकटा भूत। बच्चों की पोयम लिखती है। हाँ। बच्चों के लिए लिखती है बस। पोयम में सबसे बड़ी बात ये थी कि सर कह रहे हैं बच्चों के लिए लिखती है, और पोयम का वो क्या, सिरकटा भूत। अब देखो, एक और उसमें था, तो सर ने यही कहा कि बच्चों की जो पोयम होगी उसमें तितली, फूल, खेल, खिलौने ये होंगे कि भूत प्रेत आने लगेंगे। सरकटा भूत होगा। तो ये आपकी हर एक एक्टिविटी से पता चलता है। आर्टिस्टिक है, हम आर्टिस्टिक कहते ही बड़ा अच्छे मार्क्स दे देते हैं उसको, लेकिन आर्टिस्टिक में क्या बना रहा है, क्या लिख रहा है, ये उसके मियाजम को शो करेगा। कौन सा मियाजम चल रहा है, उसका मेंटल किस लेवल पे चल रहा है, उसी हिसाब से फिर बिल्कुल। और वो ऐसे ही रूब्रिक लेने दो फिर, है ना अमित? लास्ट कैंप में तो बहुत सही दिखाया, बताया था। क्या लास्ट कैंप में जो बच्चा वीडियो डालता था, यूट्यूबर बच्चा था, सर ने ये पूछा कि वीडियो किस तरीके डालता है ये। हाँ, उसने बताया कि जो जैसे कि कोई भी कार्टून सिखाया जाए पीछे से अटैक करता है ये। हाँ, इसके जो गेम है उनमें जनरली पीछे से अटैक करता, तो पीछे से अटैक करते के साथ ही उसका वो समझ गए सर कि क्या डिफेंस है इसमें, क्या इसकी मेडिसिन आ सकती है, क्या मियाजम, वो क्या डिस्पोजिशन है ये। हाँ जी। तो बिल्कुल हर एक हरकत इशारा करती है भाई, बस पहचानने वाला चाहिए। नेचर बिल्कुल सामने होती है, खोल के खुली किताब है,
हम जितना समझना सीख जाएंगे उतना हम अप्लाई करना सीख जाएंगे भाई अजय, यही हकीकत है। और अच्छा पवन बॉस जी भाई पवन बॉस जी, आगे तो चलेंगे लेकिन आपको भी बार बार याद कर लेते हैं और बड़े सर को फिर एक बार नमस्कार है। जैसे आप कह रहे हैं ना, बड़े सर का जो ऊपर लिखा हुआ वर्ड है, आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो, अपने माइंड को जानवाओ। इस रास्ते से सब लोग जा रहे हैं, मैं सिर्फ उसको पहचान सकता हूँ, मैं सिर्फ उसको देखता हूँ जिसको मेरा दिमाग, मेरी आंखें पहचान, मेरी आंखें उसी को देखेंगी जिसको मैं पहचानूंगा। हाँ, जिसको मैं जानता हूँ, कहते थे ना, जानता हूँ। बड़े सर कहते थे अरे इंट्यूशन, भाई के बड़े सर को इंट्यूशन आते हैं, इंट्यूशन नहीं, अपने आप को इस तरह से ट्यून कर दो, अपने आप को इस तरह से ट्यूशन इतना दो जो इंट्यूशन आने लगे। बिल्कुल, इंट्यूशन उसी बंदे को आएंगे, बहुत अच्छे पॉइंट रखे भाई दोस्त आपने। इंट्यूशन उसी को आएंगे जिसने अपने ब्रेन को ट्यूशन बहुत ज्यादा दिया, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत ज्यादा समझा चीजों को, उसे इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन क्लेयरवॉयंस नहीं होते। एक बात, दूसरी बात बहुत अच्छी अमित भाई ने यहीं की यहीं लाइन जोड़ दी कि आई कैन नॉट सी व्हाट माइंड कैन नॉट परसीव, ऐसे कुछ था। या इसको पॉजिटिवली ले लेते हैं कि आंख वही देखती है दुनिया में जो आपका माइंड जानता है। और मैं लास्ट में एक और लाइन बोल दूं, दृश्यम 2 मूवी है, उसका सबसे पहले जब शुरू होती है मूवी, वो बहुत गजब की लाइन है, कभी आप देखना उसको। वो कहते हैं कि मायने ये नहीं रखता कि सामने क्या हो रहा है, मायने ये रखता है कि देखने वाला क्या देख रहा है उसमें, देख रहा है। सही बात है। तो देखेगा अपने अपने चश्मे के हिसाब से, अपने अपने म्याजम के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो ये सब चीजें हैं भाई, बहुत आशीर्वाद है प्रभु का। हाँ बेटा। हाँ, मुझे ये जो फायर वाला आपने रूब्रिक बताया था, वो कौन सा रूब्रिक बताया था, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा भाई। माइंड में जाइएगा, फायर, डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर। जो बच्चा इकट्ठे करके ना आग की चीजें इकट्ठे कर रहा है, तो बच्चे को इकट्ठा करना चाहिए फूल पत्तियां, ये आप बात समझ रहे हो, या इस तरह की चीजें करनी चाहिए। खेल खिलौने इकट्ठे कर रहा है। अब हम छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो पता चलेगा कि जी हमारी ये कर रही है, क्या नाम है, मतलब खिलौने इकट्ठे कर रहे हैं या पेंसिल कर रहे हैं, या ये वो क्या करता, मौका मिलते ही तिल्ली उठाता, 2 या 1 या 2 कंबल या कुछ कपड़े भी जला चुका वो, जिसको वो जानता भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ वो नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी पुरानी चीजें तो जाननी है। बिल्कुल। उन्होंने रिजल्टेंट क्या करा, आग लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल। आग लगा दी मतलब सिर्फ आग लगाना छोटे लेवल, जैसे बच्चे कभी कभी माचिस की तिल्ली से वो दिया जलाओ तो उसमें लगाते, तो उसमें भी वो हम कंसीडर कर सकते हैं ना ये? देखो, अगर वो उसने देख के, साइकोटिक होता, आपको देख के कर रहा है, आपको नहीं, देख के कर रहा है, वैसे भी बच्चा आग से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, चाहे वो दिए की हो चाहे वैसे। हाँ अमित बोलो। मेरी बात ये, फिर यहाँ पर तीनों मियाज में आ जाएंगी मेरे भाई। फिर यहाँ ये डॉक्टर प्रतीची, तीनों मियाज में आ जाएंगी। वो पूजा का दिया जल रहा है, वो उस एक की जगह 6 दिए जला रहा है, वो घर पता चला, ले भाई ले घी 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 गिरते आगे फूक दे सारे में। फिर वही बात है कि मियाज तीनों आएंगी। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने और क्लियर कर दी कि वो दिया जला रहा है या कंबल जला रहा है, तो यहाँ मियाजम बदल जाएंगे। तो वही ना, इतना कुछ है समझने के लिए अलग अलग ढंग से। उसने 1-2 बार एट रैंडम ये चीज करी, या उसकी आदत है? हाँ, बाई चांस हुई है 1-2 बार, तब भी नहीं लेंगे। यदि वो अक्सर रिपीट हो रही है कोई घटना, तो तब उसे मार्क्स देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात अमित भैया आज कह रहे हैं। पता चला आप में से कोई गया, किसी ने बाई चांस हो गया, जी आपने ही तो कही थी भैया, उस घटना को पूरी तरह से कंफर्म कर लेना कि ये रिपीटेड है या इंटेंसिटी बार बार कितनी है इसकी, तो तब हम डिसिसिव होंगे। हाँ, इसलिए सुनने के बाद एक ही लाइन को नहीं वो कर लेना, चिपका लेना अपने पास। ओवरऑल सारे एक्शन से मैच करेंगे कि उसके पीछे मतलब उसका इंटेंशन क्या शो हो रहा है, इंटेंशन, उसकी पैथोलॉजी, उसकी बॉडी भी। अमित भैया के केस में क्या है, अमित भैया के केस में नहीं है, जो उसकी पैथोलॉजी भी ऐसी आई होगी। जैसे ये डिस्ट्रक्टिव वाला भी मुझे पूछना है कि जैसे जो बच्चे बहुत तोड़ फोड़ वाली चीजें करते हैं,
तो जैसे डिस्ट्रक्टिव रूब्रिक हम लोग सीधे उठा लेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टैरेंटुला जैसे भी आती है यहाँ पे, जो तो हमें ये भी देखना है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव चीजें वो खेल खेल रहा है तो उसके पूरे मतलब पैथोलॉजी से मैच करते हुए रूब्रिक लगाएंगे या हाँ, बस पैथोलॉजी से मैच कर, पैथोलॉजी भी ऐसी चलनी चाहिए, एक बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि यदि कोई पैथोलॉजी डिस्ट्रक्टिव नहीं है लेकिन अभी उसका स्वभाव डिस्ट्रक्टिव है माइंड का, तो रूब्रिक ये माइंड वाला लगा देंगे क्योंकि ये एडवांस चल रहा है, एडवांस चल रहा है ये। हो सकता है आगे चल के हम कॉर्पोरियल पे आएगा ही आएगा अगर माइंड ऐसा हो गया, तो कई बार ऐसे भी पकड़ते हैं। ओके, मतलब पैथोलॉजी अगर जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो हम लोग डिस्ट्रक्टिव रूब्रिक नहीं कंसिडर करेंगे, पैथोलॉजी होगी। नहीं, बात तो सुन लो, अगर अभी शरीर में पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है और माइंड पे ये फ्रीक्वेंट मिल रही है सिफिलिटिक, तो इसे ले लेंगे बेटा, नहीं तो कल को उसके शरीर में डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। हाँ। और एक चीज और पूछनी थी भैया, एक मेरे पास केस है, उसके ना फैमिली में सब लोग नॉनवेज खाते थे, ठीक है, बट वो बिल्कुल भी नॉन ऑटिस्टिक बच्चा है, हालांकि उसका इम्प्रूवमेंट तो बता रही है उसकी मदर अच्छा, ये मुझे कि उसके फैमिली में सब नॉनवेज खाते थे लेकिन वो बाय बर्थ नॉनवेज से अवर्जन रखता था, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि अब मेडिसिन चलते उसकी दूर, अब उसको नॉनवेज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मतलब वो नॉनवेज अब थोड़ा बहुत खा रहा है लेकिन पहले वो बिल्कुल खाता नहीं था, उसको वॉमिटिंग हो जाती थी अवर्जन। तो मुझे लगा कि ये चीज ठीक है यानी, क्योंकि वो एक तरह से अपनी फैमिली के मतलब सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो लेकिन मुझे लगा इस चीज को मुझे पूछना कि उसका हाँ, लेकिन सही है, फैमिली खा रही है वो भी खाने लगा, चलो एक बात है पॉजिटिव सी, लेकिन दूसरे और पहलू भी देखो कि वो बाहर आ रहा है या नहीं। हाँ ना, जैसे उसमें च्यूइंग वगैरह डेवलप हो गया है, चीज कुछ बोलना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग थी कि इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव की, जैसे अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो लोग है, अगर फैमिली में खा रहे हो, यदि कोई ब्राह्मण के घर में रहने वाला बच्चा जिसके पूर्वजों ने भी नहीं खाया वो खाने लगा नॉनवेज, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ। और अगर किसी फैमिली में पीछे से कोई चीज खाते चले आ रहे हैं और वो उसको खाने लगा, तो यही नॉर्मल हो जाएगा जी। तो ये कंपैरेटिव भी देखना है, है ना बेटा। पवन बॉस, डॉक्टर प्रतीक जी, देखो एक बात सुनो, मैं फिर वही हमारे को ना इंटेंसिटीज और उसमें, और ये तुमने कितना अच्छा केस में बताया, पता है तुम्हारे को क्या है, ऑटिस्टिक का मतलब क्या है कि वो अपनी दुनिया में रहता है, ऑटिस्टिक में वो अपने परिवार से या अपने लोगों से मतलब कम्युनिकेशन नहीं करता, है ना, अपने। तो अभी तक नॉन वेजिटेरियन खा रहा था, यानी कि अपने परिवार से अपने खानदान से अलग था, एक तरह से उनके साथ ही नहीं था वो, अब वो उनके साथ आने तो लगा। जी, ये बहुत अच्छा है, सराउंडिंग के कनेक्शन में कम्युनिकेशन बना रहा है वो, बिल्कुल। अब वो अपने खानदान के साथ ही आने लगा, वो उन्हीं की तरह होने लगा, अब वो उनसे उनकी फीलिंग को महसूस कर रहा है, ये आपका एक अच्छा साइन है। पर मैं कहने लगूं, हमारे पास एक केस है कि पवन बॉस, मतलब ऐसा भयंकर केस कि बनारस के हैं वो ब्राह्मण बहुत बड़े वाले, और पूरा मुंह लपेट के, जिसने कभी नहीं खाया, वो 70 साल की उम्र में कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे से रहा ही नहीं जाता, मैं भाग के जाता हूँ अंडा खाने, कह रहा मैंने कहा जी मतलब कि ये मेरे को बहुत भयंकर दिक्कत हो गई, दिस इज सिफिलिटिक। अंडा खा रहे, दुनिया खा रही है, लेकिन जिसने कभी नहीं खाया और वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, तो ऐसे देखना है, बिल्कुल ऐसे देखना है, ये तुलनात्मक वो है स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी है बेटा, ये बेटा भैया ये इंटेंसिटीज हैं, किस सिम्टम की कितनी इंटेंसिटी और किस सिम्टम की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये भी डिपेंड कर रहा है, कौन सा कॉमन कहाँ अनकॉमन हो जाता है और कौन सा अनकॉमन हम समझते हैं कहाँ कॉमन हो जाता है, ये सब चीजें हमें देखनी है ना। हाँ चलो ठीक है, यही रुकते हैं। ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका धन्यवाद। राम राम सर, राम राम जी, राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम बेटे।